अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो असल में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से होता है। अब कुछ मटेरियल्स में ऐसा होता है कि चूंकि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स भी होते हैं हमारे पास, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से एडअप होता है कि एटम का एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है और एटम बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डायपोल, जिसका एक डायपोल मोमेंट भी होता है। तो बच्चों, इस तरह के एटम्स या इस तरह के सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एडअप होते हैं कि एटम का एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम डिफाइन करें, द ऑर्बिट्स एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सो ओरिएंटेड दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ईच अदर एंड एटम हैज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन की वजह से और उनके ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो सारे इस तरह से एडअप होते हैं कि एटम का एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और एटम एक मैग्नेटिक डायपोल के तौर पर बिहेव करता है, जिसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। एटम का एक अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होता है। तो बच्चों, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कोबाल्ट है, निकल है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इन मटेरियल्स को या इन सब्सटेंसेस को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। अब ये उसको वीकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं। अब एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे तो इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं इन एटम्स के, वो उनकी डायरेक्शन रैंडम होती हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इनके जो एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट हैं ये खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहले ये रैंडमली ओरिएंटेड थे, लेकिन जो ही आपने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इन्होंने क्या किया, इन एटम्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वीकली सपोर्ट करते हैं। ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेकिन ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इनको अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस मटेरियल में से पास हो जाती हैं, मटेरियल में से पास होती हैं। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में, अच्छा, इसकी एक पहचान भी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो हमेशा ऑड होती है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। तो इन एटम्स के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सम अप होते हैं, इस तरह से ऐड अप होते हैं कि एटम का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, एटम एक डायपोल के तौर पर बिहेव नहीं करता और ना ही कोई उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो एटम्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डज नॉट हैव अ नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कॉपर और ग्रेफाइट वगैरह। लेकिन एक खूबी है इस मटेरियल की, वैसे तो इसके एटम्स का कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये हमारे पास कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इन मटेरियल्स के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं,
अपोज करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये इस सैंपल में से या इस मटेरियल में से या ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देता। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसमें से पास नहीं हो सकती। तो वैसे तो इनका कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता एटम्स का, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आता है, और ये एटम्स जो हैं इनका मैग्नेटिक मूवमेंट वो हमारे अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, लेकिन वीकली अपोज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास कॉपर और ग्रेफाइट। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर है एटॉमिक लेवल पे, और जो फेरोमैग्नेटिज्म है ये एटॉमिक बिहेवियर है एक क्रिस्टल के लेवल पे। ठीक हो गया। तो फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह एटम्स का एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, यानी कि एटम्स जो हैं वो एक मैग्नेट के तौर पर एक मैग्नेटिक डायपोल के तौर पर बिहेव करते हैं, और एटम्स का एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या फ़र्क होता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इसके जो एटम्स हैं वो अपने आप को उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपने यहां पर अप्लाई किया तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इन एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल में से पास होती हैं। ये सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेते हैं तो इनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स फिर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो पैरामैग्नेटिक की निस्बत मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटाइज तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं, लेकिन वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वीकली सपोर्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास आयरन और कोबाल्ट। तो जिस तरह मैंने बात की कि जो मैग्नेटिज्म है ये एक्चुअली पूरे क्रिस्टल का बिहेवियर होता है। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट और स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बल्कि सारे एटम्स भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स भी एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं और ऐसे रीजन्स बना लेते हैं जिन रीजन्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। तो अभी हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक डोमेन्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसके अंदर डोमेन का कॉन्सेप्ट है। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक मैक्रो साइज का, एक बड़े साइज का रीजन होता है। इसका साइज आमतौर पर 10⁻⁻⁶ मीटर से, यानी कि माइक्रोमीटर से लेकर मिलीमीटर साइज का ये रीजन होता है, और इस रीजन के अंदर 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, मसलन ये ऐसा ही एक रीजन मैंने यहाँ पर बनाया है। ये तो मैंने एग्जांपल ली है, यहाँ 10⁻12 या 16 एटम्स तो नहीं है, थोड़े से एटम्स हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। अब फेरोमैग्नेटिज्म जो है, जैसे कि पीछे हमने बात की कि ये पूरे क्रिस्टल का बिहेवियर होता है। ऐसे ही एक डोमेन में या ऐसे ही एक रीजन में जो एटम्स होते हैं इनके मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं कि सब एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। यानी कि इस रीजन का एक अपना नॉर्थ और एक अपना साउथ पोल बन जाता है। इस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। तो जितने भी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, पूरे उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक क्रिस्टल लिया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो इसके अंदर आपको डोमेन्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि हर डोमेन जो है, हर एक डोमेन के अंदर जो एटम्स हैं वो एक ही तरह से अलाइन हुए हैं, यानी कि हर डोमेन का एक नॉर्थ और साउथ पोल है जिसको हमने यहाँ पर एरोज से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन सारी डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं। ठीक है, यानी कि
डोमेन के अंदर तो एटम्स एक ही तरह से अलाइन हुए हुए हैं, लेकिन एक डोमेन दूसरी डोमेन से डिफरेंट है, ठीक है। तो जब ये सारी डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, अगर आप इन सारी डोमेन्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब किसी डोमेन को मैग्नेटाइज या मटेरियल को मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है। डोमेन्स तो ऑलरेडी मैग्नेटाइज होती हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक ही तरह से अलाइन हुए होते हैं, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हुए होते हैं, जिसकी वजह से हर डोमेन का एक अपना नॉर्थ और साउथ पोल बना होता है। अगर हमने किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना हो तो हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से मैग्नेटिक डोमेन्स जो कि पहले रैंडमली ओरिएंटेड थी, वो सारी की सारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं और हम कहते हैं कि हमारा मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया है। अब हमारे पास दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें डोमेन्स को अलाइन करना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये बड़ा ही आसान होता है। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डोमेन जो हैं वो अलाइन हो जाती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन, ठीक है जी। लेकिन जो ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो ये डोमेन खुद से ही, जैसे पहले रैंडमली अरेंज थी, दोबारा से फिर वो रैंडमली अरेंज हो जाती हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। उन मैग्नेटिक मटेरियल्स में जब डोमेन एक दफ़ा अलाइन हो जाएं, उसके बाद चाहे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ भी कर दें, आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लें, इसके बावजूद भी ये डोमेन्स अरेंज रहती हैं, यानी कि मटेरियल मैग्नेटाइज रहता है। ऐसे मटेरियल जो होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बड़े सूटेबल होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टील, ठीक है। इनको शुरू में मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, इनकी डोमेन्स आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होती। अच्छा, अब डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि एक दफ़ा जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, उसकी डोमेन्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गई, तो उसके बाद उनको वापस कैसे लेके आना है, उनका ये जो ऑर्डर है ये कैसे ख़त्म करना है, उनको डीमैग्नेटाइज कैसे करना है। अच्छा जी, अगर हमने मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना हो तो उसका एक मेथड ये है कि हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो एटम्स हैं उनके थर्मल मोशंस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारी डोमेन्स हैं ये दोबारा फिर से ये रैंडमली ओरिएंटेड होना शुरू हो जाती हैं और मटेरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये डोमेन्स अपना ऑर्डर लूज़ कर देती हैं, दोबारा से रैंडमली अरेंज हो जाती हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमारे पास है 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप गर्म करना शुरू करते हैं तो पहले तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है, लेकिन जब ये टेम्परेचर आता है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी जो उसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लूज़ कर देता है और एटम बिहेव करना शुरू कर देता है, डोमेन्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और एटम बिहेव करता है जैसे एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है जी। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ये डोमेन्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और ये आयरन के लिए हमने एग्जांपल लिया है कि इसकी वैल्यू 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो डिवीजन वाला टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं और ये चैप्टर भी हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये कंप्लीट हो गया है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।